guys, ये वाला सेशन I really don't want it to be a sort of a ज्ञान सेशन. मुझे बताया गया कि 10 मिनट होंगे सवाल जवाब के लिए, लेकिन अगर सेशन के बीच में ही अगर मुझे बहुत सारे हाथ दिखने को मिले then we'll sort of get the questions in. I mean personally मैं तो चाहूँगा कि भाई 40 मिनट ही सवाल हो, जवाब हो, मस्ती हो. But of course there is some formats and dictates, and I would like News Laundry to call me next year also. So I'll have to follow some rules and regulations, and the rules and regulations is that we have a basic set of discussions. तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े लोग भी आ गए, मेघनाथ जैसे बड़े बड़े लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ. So but Meghnath, good to see you. So the thing is, I mean we don't want to be too serious. बाइलिंगुअल रखेंगे, जिसको जो कंफर्टेबल लगे. आप सवाल वैसे करेंगे जिस स्पीकर को जैसे बात करना हो, वैसे ही बात करेंगे. द पॉइंट थोड़ा सा सीरियस जो क्रक्स है वो मैं बता देता हूँ, और बाकी बातें अगर हंसी मजाक में हो जाए तो अच्छी बात है. आज हम ऐसे एक स्थिति में हैं जहाँ कुछ बोलना, अपने मन से बोलना, टाइप करना, यूट्यूब वीडियो बनाना, न्यूज़ चैनल्स की तो बात ही छोड़ दें, वो सच्चाई बोलना आजकल एक प्रॉब्लम हो गया है. मुझे खराब भी लगता है कि जब मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आकाश, हम फॉर दोज हु डोंट नो, आई हैव अ स्मॉल यूट्यूब चैनल एंड आई डू अ शो कॉल्ड द देशभक्त, जिसमें हम पॉलिटिकल सटायर करने की कोशिश करते हैं. तो आधे इंडिया को तो अभी तक सटायर समझ में नहीं आता है. सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं यार ये कौन से पार्टी का है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन से पार्टी का है. अच्छा नहीं, ये तो बीजेपी एंटी गवर्नमेंट है, बट दैट दे डोंट अंडरस्टैंड. सो दे से अच्छा कांग्रेस का है, अच्छा कांग्रेस का वीडियो देखते हैं, अच्छा आपका है, देन आपके अगेंस्ट अच्छा बैनर्जी ममता, हाँ अच्छा लेफ्टिस्ट. द मोस्ट कॉमन कॉमेंट आई गेट. सो अंडरस्टैंडिंग सटायर, एंड वी हैव एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ सटायर. ट्रस्ट मी, अगर इफ आई वॉज टू find more people who do news satire. I am not saying comedy. दूसरा बात, and I hope हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर सकें, कॉमेडी कैसा होता है, सटायर कैसा होता है. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. शायद उसके बारे में हाउ कैन वी गेट अवे विथ टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टफ्स. ऐसा क्यों होता है कि हम एक सीरियस इशू के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर शायद उतनी गाज ना गिरे अभी तक, कल का पता नहीं. शायद उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे. एंड ऑफ कोर्स आपके सवाल. मैं इंट्रोडक्शंस नहीं करूंगा. आई एम नॉट गुड एट डूइंग इंट्रोडक्शंस. व्हाट वील स्टार्ट ऑफ विद आर ओपनिंग स्टेटमेंट्स, देयर बिलीफ इन सटायर, द लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन द पैनल, उनका belief in satire. Is satire the way forward? Is digital satire the way forward? And what is the future of freedom of expression in this country? सर पहले आपसे शुरुआत करते हैं. आप मुझे बताइए, हास्य, व्यंग, सटायर कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते हैं, क्या चेंज आया, क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो इस मामले में. सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं, कितना भी बड़ा तानाशाह हो वो व्यंग से डरता है. और फांसीवाद जो है उससे दो ही विचारधाराएं या दो ही लोग लड़ सकते हैं. एक महात्मा गांधी, दूसरे चार्ली चैपलिन. जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है, तो फिर व्यंग पैदा होता है. व्यंग जो है वो पाखंड का सहोदर है. दोनों साथ साथ जन्मे थे. जैसे ही पाखंड का जन्म हुआ उसके साथ साथ व्यंग भी पैदा हुआ. और व्यंग लेखन के तो अपने खतरे हैं, वो हर युग में रहे हैं. हरिशंकर परसाई जी को तो पीट भी दिया था लोगों ने, और आज भी आप सब लोग देखते हैं तो आप सब लोगों को भी धमकियां मिलती हैं, गाली गलौज होता है. लेकिन लक्ष्य स्पष्ट हो, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी व्यंगकार समझता हो, तो उसको बोलते रहना चाहिए. क्योंकि एक व्यंगकार के बोलने से पता नहीं कितने लोगों को हिम्मत बंधती है कि गलती के खिलाफ बोला जाना चाहिए, विसंगतियों के खिलाफ बोला जाना चाहिए. जहाँ तक हास्य और व्यंग की बात है, दो भिन्न चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें हैं. लेकिन हम चूंकि लोग सीधा मंच पर परफॉर्म करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के बोलते हैं, तो उनका एक निश्चित अनुपात मिश्रण का जरूर रहना चाहिए. अगर सिर्फ कोरा व्यंग है तो वो कोतवाल का हंटर हो जाएगा, और अगर सिर्फ हास्य है तो वो असर नहीं छोड़ेगा. तो या तो हास्यात्मक व्यंग हो या व्यंग्यात्मक हास्य हो, दोनों चीज़ें एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए. ये मेरा दृष्टिकोण है. बहुत सही. Your introduction, what do you do,
एंड व्हाट आई वांट टू व्हाट यू शुड आई थिंक आंसर आल्सो इज यार डिजिटल का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी भी जो मैं देखता हूं, जो मेरा पर्सनल मानना है कि अभी भी हास्य ज्यादा है और सटायर कम है। ये क्या चेंज होगा? हम और मैच्योर करेंगे, क्योंकि YouTube में एक कॉमेडी वीडियो को ट्रेंड कराना शायद बहुत आसान है, लेकिन एक मैसेज वाला वीडियो कराना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मेरा नाम शिवांकित परिहार है और मैं एक कंपनी है द वायरल फीवर, उसके लिए काम करता हूँ। और मैं यहाँ आज शायद बैठा हूँ, उसका कारण श्री रवीश कुमार जी हैं क्योंकि वो हैं इसलिए मैं हूँ यहाँ पे। अवार्ड मिला है आज तो आपको। जी हाँ लेकिन आप चिंता ना करिए, मैं अवार्ड वापसी गैंग वाला नहीं हूँ और क्या है कि ये इंटरनेशनल अवार्ड है तो इतना पैसा नहीं है कि मैं प्लेन लेके वापस देने जाऊँ। इंडिया में होता तो वापस कर देता बहुत जल्दी से, दिल्ली का दिल्ली में, बट इंटरनेशनल अवार्ड है तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा फ्लाइट लेके, तो उसके पैसे नहीं है। तो हाँ, मेरा जो सटायर की चीज़ है, मैं ऐसे प्रांत से आता हूँ जहाँ जब रोड नहीं थी, भूखमरी थी और पानी नहीं था, खाना नहीं था, तो लोगों ने सटायर अपना लिया। वो है मध्य प्रदेश का एक इलाका सतना। तो ऐसा कहते हैं ना कि हिंदुस्तान अमेरिका से 10 साल पीछे है, जापान से 20 साल पीछे है। हमारा जो प्रांत है विंध्य क्षेत्र सतना, वो हमारी राजधानी भोपाल से 20 साल पीछे। तो अमेरिका की तो बात ही नहीं करते हम लोग। हम पहले भोपाल कैसे बने, पहले अमेरिका तो बाद में बनेंगे। तो मैं वहाँ से आता हूँ और जैसा सर ने बताया कि मेरी जो सटायर की जो इंट्रोडक्शन हुई वो कवियों से हुई। मैं बचपन में मेरे माता पिता कवि सम्मेलनों में जाते थे, मैं भी जाता था। तो एमपी में कवि सम्मेलन जो होते हैं वो रात भर होते हैं, तो मैं रात भर तो नहीं सुन पाता था कवियों को। मैं 12 बजे सो जाता था, बच्चा था, बट 12 बजे तक सुनता था। तो मुझे समझ में आया कि जो बंदा सटायर कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, किसी एजेंडा को लेके नहीं आया है, ये सिर्फ एक कटाक्ष कर रहा है हमारे सामाजिक जो अभी स्ट्रक्चर है उस पर। तो ये बहुत बचपन में समझ में आ गया था मुझे कि सटायर क्या होता है, जो आज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल यूथ समझ ही नहीं पाता है। जो कहा आकाश ने कि यार सटायर समझो पहले, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको भड़कने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसा मेरी एक लाइन है, ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी जो मैंने पकड़ ली कि इफ़ यू वांट टू से द ट्रुथ मेक देम लाफ अदरवाइज दे विल किल यू। तो अगर आपको सच्चाई कहनी है तो हंसा के कहिए, नहीं तो आप जान से मारे जा सकते हैं। बट मेरे साथ फ़ायदा ये है सर कि मैं भेस बदल के करता हूँ सटायर, तो कई लोग कई बार पहचान नहीं पाते हैं, तो सामने से निकल भी जाता हूँ, वो सोचते रह जाते हैं इसको मारे कि नहीं मारे, तब तक मैं निकल चुका होता हूँ। तो एक वो भी चीज़ है और दैट्स इट। वो वही है कि और आई थिंक डिजिटल में मेरे ख्याल से रवीश कुमार करने का मकसद ही यही था कि क्योंकि वही आपने कहा कि सिर्फ हास्य है और फूहड़ता है, जो मैं जिसे फूहड़ कॉमेडी कहता हूँ, और एक मैं कहता हूँ झापड़ मार कॉमेडी। कई कॉमेडियंस क्या करते हैं, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो एक दूसरे को छप्पड़ मार देते हैं बस, और लोग हंसने लगते हैं। जो आपने टीवी में देखा होगा, कपिल शर्मा करते हैं कि नहीं मिला कुछ तो झापड़ मार दिया, लोग हंस दिए। तो इन सब कॉमेडी से हट के कुछ सटायर करना था, क्योंकि मैं सीख लेके आया था, मेरे अंदर वो था करने का। और जो देश में चल रहा था एज अ नॉर्मल आर्टिस्ट, मैं बहुत अपने आप को वाला आर्टिस्ट नहीं बोलता हूँ कि मैं देश बदलने आया हूँ यहाँ, बट एक बेसिक जो एंग्स था उसको कॉमेडी के रूप में दिखाना था। और उस समय JNU का इंसिडेंट हुआ, मैं पहले बेरली स्पीकिंग में तरुणाब लिखता था, तो उसके बाद फिर एक और जब हिंदी पत्रकार खड़ा हुआ सामने हीरो बन के, तो हमको लगा यार अब एक और मौका है एक नए पत्रकार को इंट्रोड्यूस करने का जो कॉन्ट्रास्टिंग होगा अर्नब गोस्वामी का। तो हमने वो फिर लिखना शुरू किया, काफ़ी समय लगा क्रैक करने में। तो आई थिंक वही था, अपॉर्चुनिटी देखी कि कोई और नहीं बना रहा है अभी यूट्यूब पे सटायर, तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो हमने बस वी वर जस्ट अपॉर्चुनिटीज की, चलो बना लेते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई राजा रवीश कुमार की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोग आके यही कहते हैं, अच्छा तुम वही कर रहे हो ना जो वो साइरस करने की कोशिश करता है, या कभी कभी फिर कपिल का भी नाम आ जाता है। दैट इज कॉमेडी मैक्सिमम। अगर मैं खींच के भी बोलने की कोशिश करूं, दैट इज पॉलिटिकल कॉमेडी। सटायर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर, जहां एक डीपर मैसेज, एक सीख, and sometimes a lot of facts and statistics also flow through. So you guys really should track in what is happening in America. I mean, मैं colleges में जाता हूँ, जब मैं थोड़ा सा मीडिया के लिए जब बात करता हूँ, तो मैं उनको 9 o'clock एंकर्स दिखाता हूँ। हैनिटी अमेरिका का अर्नब है बेसिकली, मेगन फॉक्स, एंड दे डोंट नो दीज गाइज। लेकिन फिर मैं उनको जब दिखाता हूँ ट्रेवर नोया, स्टीवन कोलबेर, जॉन ऑलिवर, देन ऑल ऑफ देम नो इट।
And that is a fact in America. The 11 o'clock bulletins are more popular than 9 o'clock bulletins. ऐसा क्यों हो रहा है? Because उन्होंने चीखम चिल्ला का जो वो ट्रफ था वो क्रॉस कर चुके हैं. हम लोग भी अब परेशान हो चुके हैं, बट वो फेज आएगा जब हम लोग ये चीखम चिल्ला से एकदम परेशान हो जाएंगे. I have no doubt about it. मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुका हूं, मैं कर चुका हूं वो. So that phase will come. But you know what I want to ask from you, and you tell me this. हम लोग भी इसके बारे में बात कर रहे थे. Is it true that I can make somebody laugh in today's polity and get away with it? Because my experience is a little different. मैं किसी को allegation लगा दूंगा, you are a corrupt person. वो बोलेगा, whatever, he'll give his decision. I make fun of him, he will come after me. It's the reverse or not? In my experience, I've made about 3 political comedy satires. The first one was on demonetization, and the last one was A for Allahabad, on the renaming of the cities. And on demonetization, I wasn't attacked at all because everyone was laughing, from the Chandni Chowk trader to people in Belgium and Canada. But the A for Allahabad, yes, I was attacked for. But interestingly, because it was satire, and you're right that Indians don't really get satire, some of them were attacking me for saying what I was, believing it to be true. Some of them were attacking me for what I was saying, not believing it was true. So I was attacked from both sides. People are like, oh, how can she say these things? Because on the face of it, on that satire, on the face of it, I was saying things that are pro-government. On the face of it, everything I said was pro-government. So people are like, some of them are like, हाँ, ये सही है. And some of them are like, कैसे बोल सकती है ये? This is anti-democracy. So I was attacked on this end and that end. It was interesting. But it is true that an assault with comedy. See, if I accuse somebody, they can defend themselves, reject you, and paint you as an incorrect person. But if you assault with comedy, you've already buried them. They have no defense against it. So that's my experience. Okay. And your hope, is it positive? Now you're saying you didn't get attacked for demonetization, you got attacked for something of a renaming of a city, and I assume religion would also have a role to play in that. Are you going to make more of it, or are you going to be more reserved now, 5 years later, after having made one on demonetization? So what happens is, when you look at speaking your mind, when freedom of speech is attacked, when you cannot speak your mind freely and without fear of retribution, then that edge of satire that we walk on, the edge of a blade, becomes sharper. So we have to stand even stronger in satire and surround ourselves with serious sounding stuff when it's actually comedy. So we have to pile on more satire now. So it becomes sharper, and honestly, at some point, we do get tired of being attacked. Of, मैं तेरी माँ की, तेरी ये, तेरी वो, and no logic whatsoever. There is no logic, and that's exactly it, because there is no logic for them, and you cannot win any argument for that reason. So yeah, it does get a little heavy though. Yeah. Let's talk about getting heavy live, when people have taken offense to stuff that you have said live. How is it a completely different thing? Okay, so we've got a YouTube channel, we've got TVF here, we've got documentary, and we've got 2 people who do it live. So take us through about the live experience also of it. How much is the pushback, and more importantly, have you seen that intolerance or rejection of jokes more in the last 5 years, or the audience is maturing in the last 5 years? Audience is maturing in the last 5 years. You are funny. Which country are you from again? Live is totally, first of all, when you say you are a comic and you being attacked on YouTube, this is not just comic. Everybody on Twitter, YouTube will be attacked, okay? True. This is not something unique. You can be a chef, or you can talk about cats and people will be like, after you, why are you talking like this? So those attacks are not a problem. Live show, what happens is once you make people laugh, for example, right now I'm writing a roast of Amit Shah, and I want to record it in front of BJP supporters. If I can make them laugh, then the jokes are working. I was telling you last time, one problem with political comedy in India is it's become, nobody wants to see comedy. They want to agree with you. They just want you to say the thing they believe in already. The term we have is clapter. No,
there's no laughter. People just clap when you say, you know, that BJP is corrupt or Congress is corrupt. So this is not really comedy. The purpose of comedy should be you make people who disagree with you, if you can make them laugh. For me, that is really funny, and that's what I do in live show. You know, as you were saying, you tell somebody. See, Birbal, for example, you know, he could get away with disagreeing because he had humor. I see that's the purpose of humor. You have humor as a weapon. Of course, we don't have that But kind of king Birbal anymore. wouldn't have been able to go for morning walks in today's India. That's what I'm saying. We don't have the Akbar anymore. That's true. Yeah, that's true. But So you have to have an Akbar also to appreciate the deeper point that Birbal was making. that is true. Yes. Yes. This brings me to a very famous thing. You know how people look up to comics to speak truth? We are idiots, I'll be honest with you. Comics, please don't look up to comics. We don't know anything. We just know how to construct a joke. You know, this is the tank man, you remember in Tiananmen Square? People said he's a hero. But nobody knows next 23 guys, tanks did not stop. You know, if you search on YouTube, you can see their legs being crushed. But we remember one guy who stood up. We don't remember the next 23 guys who died when the government, the state decided this is enough. You know, that's where we are. We look very brave and courageous. Moment government looks at us, oh, we will be just, you will see us on YouTube saying, we are very sorry, we didn't want to hurt your feelings, we are very, very sorry. In 2 minutes, absolutely. So comedy, yes, that's where I stand. Live show, you have to make them laugh, you have to keep them going. And nice thing, Akash, as you know, online you don't have any feedback. Live show में आपको मालूम है कितना push कर रहे हो, क्या reaction आ रहा है, वहाँ से हंसी कम हो गई है, तो then you can kind of fine tune. कमेंट सेक्शन से बहुत समझ में आ जाता है बट हाँ, but it's too late. You cannot change anything now. All you can do is change the locks of your house. That's the only thing you can do. या कमेंट्स को प्राइवेट कर दो या ट्रू yeah, I mean, that's a true point. A lot of times, and I think it's very ironic, a lot of, I mean, I think it's the biggest insult to my former profession, journalism, that I spent 10 years in, that I get people trying to give me tips on corruption. They're trying to give me story ideas. They're trying to tell me why am I not giving solutions. This is all the work of either politicians or journalists or, you know, news channels. But that is not happening. And people are looking at satirists and comedians. कहते हैं तुम solution नहीं देते हो. मैंने कश्मीर पे एपिसोड बनाया, 2 महीना रिसर्च करके 2 एपिसोड बनाया, इतने लोगों ने देखा. बट देयर सिंह तुमने तो solution नहीं दिया. मैंने कहा नोबेल प्राइज पहले दे मेरे हाथ पे, फिर मैं तुझे solution देता हूँ. But the fact is that लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है, solution तो दूर की बात है. I mean, people fell off the chair. I am not joking. People fell off the chair when they came to know that Nehru belongs to a Kashmiri Pandit family. They saying नहीं हमने तो वो तो मुसलमान था उसका ये said यार WhatsApp से उतरो यार. वो एक नहर के किनारे मिले थे ना, ऐसा उनका नेहरू हो गया, ऐसा कुछ कहानी. So सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब इतना नेगेटिव न्यूज़ फैल चुका है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैल चुका है, तो आप जब हास्य व्यंग करते भी हो, अरे तो हम लोग तो हास्य व्यंग तथ्य पे करते हैं, लेकिन अब जब वो फैक्ट्स ही नहीं रहे तो आप जोक किस पे करते हो और लोगों को उसका उल्टा ही परिभाषा ना समझ में आ जाए. फिर देखो, जब तक नेता जिंदा हैं तब तक सटायर मरेगा नहीं. दूसरा क्या है कि शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना. जो व्यंजन, अभिधा तो सीधा सीधा आपने कह दिया, लक्षणा में कोई दूसरा अर्थ होता है, व्यंजना में कई अर्थ होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, अभी देवी देवताओं पर तरह तरह की बातें चलती हैं तो लोग छोटी सी बात का भी बुरा मान जाते हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने कितने तरकीब से बात कही और बुरा भी नहीं माना और बात पहुंच भी गई. बोले देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो. 33 करोड़ है, 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया. ये व्यंजना है. जैसे अभी कहा कि साहब मीडिया में खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति दिन में 17 बार झूठ बोलते हैं, 17 झूठ बोलते हैं. ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की मीडिया को गिनती नहीं आती. तो इसी बात को एक व्यंगकार कैसे कहेगा? मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े व्यंगकार हुए. उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है. ये सटायर है. ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और खतरे भी हैं व्यंग लेखन के, जैसा मैंने बताया. लेकिन मेरा ही एक दोहा है
कि यदि व्यवस्था लिए खड़ी बरछी भाला तीर, हम भी कोई कम नहीं, हम हैं दास कबीर। तो चुनौतियां होंगी, उनसे निपटेंगे। चुनौतियों से याद आया, अभी तक डिजिटल में तुमने क्या ऐसा किया है, और आपसे भी ये सवाल मैं एक्चुअली दोनों से ये पूछना चाहूंगा, अभी तक स्टेज पे और डिजिटल पे एक कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जब आपने एक बहुत ही नहीं, हाँ, जब आपने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हीटेड इशू पे और आंच भी नहीं आई? ऐसा तो हुआ नहीं। लोग बाग जो है गाली गलौज भी करते हैं, कुछ अच्छा भी लिखने वाले हैं, लेकिन मेरा क्या है कि ये सोशल मीडिया और इन सब में वैसे भी दूर रहता हूँ। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट या कोई फेसबुक ये सब नहीं है, ये डिजिटल और ये सब इनसे दूर रहता हूँ। मैं थोड़ा हिसाबी किताबी आदमी हूँ, अपना लिखने पढ़ने में रहता हूँ। और फिर क्या, हिंदी उर्दू की एक लंबी परंपरा है हिंदुस्तान में, सैकड़ों साल पुरानी, कि लाइव कवि सम्मेलन और मुशायरे बहुत होते हैं, तो हमें ऑडियंस की वैसे भी कमी नहीं है। और आज भी 1500 से लेकर के और 50,000 से 1 लाख तक के लोग बाग बैठते हैं, जो रात को 9 बजे शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक कवि सम्मेलन मुशायरे चलते हैं, जिनका कहीं अखबारों में या मीडिया में जिक्र नहीं होता। तो हमको किसी मीडिया की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर कहीं समाचार नहीं छपे कि कवि सम्मेलन मुशायरा है, उसके बावजूद 10-20 हज़ार आदमी वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, गाड़ियाँ ले लेके आते हैं 200 से 250 किलोमीटर से। तो वो एक अलग नेटवर्क है हम लोगों का, वो सब चलता रहता है। और जिनको कहना वो कहते हैं, डरने वाले डर भी रहे हैं। बहुत लोग हैं जो सिस्टम के साथ हो जाते हैं, उनकी निष्ठाएं बदल जाती हैं, भजन आरती करना शुरू कर देते हैं। ये पहले भी होता था, अब भी होता है। तो निर्भीक होकर के अपनी बात रखनी चाहिए, और तार्किक हो और कमिटमेंट के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आप हंसाने के लिए कह रहे हैं, पहले उस बात को जिएं, डेमोक्रेसी का मतलब समझें, समाज का जो दर्द है उसको महसूस करें। चार्ली चैपलिन ने एक अच्छी बात कही अपनी आत्मकथा में कि हास्य का जन्म करुणा से होता है, ये जानने के लिए मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी। जब तक आप समाज की संवेदनाओं को जिएंगे नहीं, तब तक आप अच्छा व्यंग्य या हास्य कह नहीं सकते। टफ सिचुएशन और बड़ी बात, टफ सिचुएशन तो नहीं आती हैं कि सबसे डेयरिंग एपिसोड? सबसे डेयरिंग पहला ही हो गया था। पहला ही एपिसोड आई थिंक विद इन 2 आवर्स वो टेक डाउन हो गया था यूट्यूब से। फिर हमने उसका एक सेंसर वर्जन डाला, फिर वहाँ से क्लियर हो गया, तो अब वापस से अनसेंसर्ड पर पड़ा हुआ है। तो उसमें एक लाइन थी, ये लाइन का मकसद लोगों ने समझा नहीं, और जिसके पक्ष में लिखी गई थी वही नाराज़ हो गए। तो लाइन ये थी कि पार्टी चल रही है, हाउस पार्टी चल रही है, और वहाँ पे रवीश जी कहते हैं कि एक बात देखते हैं कि एक पार्टी की में जगह बनाने के लिए बीच में सब बैठ जाएं, तो एक बंदा सोफ़ा खिसका रहा है और साइड में कर रहा है सोफ़े को। तो रवीश की लाइन थी कि देखिए, सोफ़े को ऐसे खिसकाया जा रहा है जैसे इस समाज में दलित को साइड में खिसका दिया जाता है। तो ये लाइन थी। तो इस पर दलित नाराज़ हो रहे हैं कि हमारे खिलाफ, मतलब भाई आपके पक्ष में बोल रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा होता है, हम तो वही कह रहे हैं। तो उस पर नाराज़ हो गया, तो उस पर स्ट्राइक आ गया। और आखिरी एक लाइन थी कि हाउस पार्टी में 2 दोस्त लड़ जाते हैं आपस में किसी लड़की को लेके, कोई कुछ पुराने मुद्दे होते हैं उनके, और वापस में फिर लड़ते हैं, और वापस में फिर प्यार भी हो जाता है। एक और शराब ले आता है उसके लिए, अरे चलो यार कोई नहीं। तो हाउस पार्टी का जो लड़ाई है, हाउस पार्टी में निपटा दी जाती है कि लड़ाई शुरू भी हुई 2 दोस्तों के बीच और निपटा भी दी गई, जो हर हाउस पार्टी में होता है लड़कों की, कि लड़ते हैं और फिर सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ें। तो वैसी एक लाइन थी कि अगर हाउस पार्टी, अगर आप योगी जी देख रहे हैं, तो सारे जो लोग हैं बाबरी वाले, उनको बुलाइए, हाउस पार्टी कीजिए और मसला सुलझा लीजिए, और अडवाणी जी को जरूर बुलाइएगा, बहुत अकेले पड़ गए हैं बेचारे। तो इस लाइन से प्रॉब्लम हुई लोगों को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार मतलब बात करें इस पर, सबको बुलाएं, हाउस पार्टी करें, बैठें, बातें करें, और तो उस पर स्ट्राइक आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहला एपिसोड ही स्ट्राइक आ गया था। तो ये तो मैं डर गया था पहले एपिसोड में कि यार ज़्यादा बोल गया क्या, गलत कर गया क्या। फिर लोगों ने बिलीव दिलाया कि नहीं यार ये तो होना ही है, अब कर रहे हो तो फिर करना पड़ेगा। तो अब तो 12 एपिसोड बन गए हैं, तो इतना अब लोग समझ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, अब लोग समझ चुके हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। और एज रवीश कुमार के कैरेक्टर की तरह जो पैरोडी कैरेक्टर है, वो पैरोडी कैरेक्टर कह रहा है, तो अब समझ चुके हैं लोग। नहीं, और मैसेज करते हैं इंस्टा पे, कई बार मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ इंस्टा पे, तो मैसेज आते हैं, सडनली गाली गलौच आती है। कई बार मैं कंट्रोल करता हूँ, बट कई बार इतनी ख़राब बात होती है मैं रिप्लाई भी करता हूँ, भाई क्यों ऐसा कह रहे हो, इस मुद्दे को आप समझिए ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उधर से रिप्लाई, अरे सर बिग फैन, अरे सर भाड़ में गया सर, मैंने लिखा था सर बिग फैन सर, आपने रिप्लाई कर दिया सर, बहुत बड़ी बात है।
और फिर वो बंदा क्या कर रहा है कि जो कंट्रोवर्शियल बातें थी वो सब मिटा के ऐसा उसको उसको कलर करके सिर्फ मैंने जो थैंक यू और हार्ट बना के भेजा है वो शेयर कर दे रहा है कि देखिए रिप्लाई किया। मतलब भाई जब इतना ही प्यार है, इतनी तो कटुता क्यों, एक्टिंग क्यों कर रहे हो इतना कटु होने की? जब प्यार है अंदर और चीज़ें तुमको पसंद आती हैं तो ये क्यों इतना जहर दिखा रहे हो? तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कई लोग तो जहर अपना के चले, अंदर नहीं है उनके, वो अब उनको लगता है पीयर प्रेशर में कि यार अब 4 लोग चौपाले बैठ के जहर घोल रहे हैं तो मुझे भी तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भी मैं उनकी साइड हूँ। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कई लोग जहर दिखाने का वो पर्दा लगा रखा है इतने नहीं, वो अंदर से वो पीयर प्रेशर में जहर घोल के बैठे हैं अपने अंदर। तो मुझे तो ये भी लगता है। How much of satire would you say that has developed over the last few years, in the sense that, you know, we see the American satirists, we see the British, even the British have had a sense of humor now. The BBC has a satire show also. So, are we looking at the growth of satire a lot more? We've seen the comedy explosion, the stand-up explosion, the YouTube explosion. Are we going to see satire mature a lot more? What do you think about it? I think so. In the history of stand-up comedy in India, there's always been satire. I mean, and before stand-up comedy, there was poets like him who have, you know, in our time, and they would do political satire as well. So in the stand-up comedy field, there's been satire and people you've never heard of. I mean, I'm a stand-up comedian and I get to hear amateur comedians that you haven't heard and perhaps never will. But doesn't mean they don't exist, and they're very good. That said, I see Indian satire going more the Burma route than the Canada route. In Burma, there was a stand-up comedian who was arrested and put into jail for so many years for speaking up against the government. I don't see Indians falling in the Canada or the Stephen Colbert or the American route. You saw what happened with the roast. You know, Indians at that level do not understand comedy and are not willing to laugh at themselves as much. You know, interestingly, you mentioned about, you know, stand-up and yet doing serious stuff. Jon Stewart recently, that video went viral when he gave an earful to the Congress when he was standing up for the first responders because there is no money for the first responders. And this guy rips apart the Congress. Here is America's most famous, iconic satirist who's now sort of semi-retired, ripping apart the US Congress for their lazy attitude. Do you think that that is something that we might head to, where satirists will not be only the stand-up guys or making us laugh, but also making us aware of the problems that are there in society? So we do that. I mean, you know, as stand-up comedians, I take it as my bastion to speak on democracy and issues. I don't just talk about political, I talk about environmental issues, LGBT, women, diversity, patriarchy, all of those as well. That said, President Barack Obama has gone on one of these shows and made fun of himself. Do you see the leaders of India going to a show and making fun of themselves and not having everything censored in worshipping modes? Yeah. I mean, I had just one, I mean, there's a rare exception. I made fun of Shashi Tharoor at one point of time. So Shashi doesn't fall into that bracket. He doesn't fall into that bracket. I was doing Hindi and his English, and he said, no, I don't talk like that. I threw him a challenge, and he agreed to sit down in front of me, and I asked him 20 difficult words in Hindi, and he had to tell me the meaning of that, and that video went viral. That was a risk, by the way. He could have turned out to be very stupid, but that worked. So politicians also need to understand, if they play along on this line, it'll actually benefit them. Rajesh, what I want to know from you is then, what is the next step in terms of comedy / satire? Because we've seen this whole comedy explosion happen. Wo ho gaya hai. What is the next step then? Given the current scenario that we are in, where people are getting picked up for one sarcastic line being written and being attacked, and their family members being attacked, and their companies being attacked. I mean, if they are affiliated somewhere. I mean, that's the famous trick now. Right. First of all, when he was saying Jon Stewart ripped Congress apart, not Rahul Gandhi. He's talking about American. You're wondering, why is he going after Rahul Gandhi? Look, I personally, I wish there was no censorship, but I like censorship. Censorship में कुछ ज़्यादा मजा आता है, because then you have to find creative ways to get around it. And censorship will be there. That's like, I wish it wasn't there, but it will get worse and worse. And censorship, I don't mean just the government,
There's also the political correctness coming. There are things you can say, things you cannot. This is very funny because they call us comics sometimes to college shows or TV discussions on freedom of speech. So I asked them, can we talk about beef pan? No, no, no. Acha, Ambani, no, no. Guy hamari mata hai, Ambani hamara data hai, no, no, no. Then, so that is gonna happen. That will be there. But the fun thing is to get around that, and that will be more creative for us. हमको निकालने पड़ेंगे रास्ते कुछ मजेदार. मतलब बढ़ता ही जाएगा ये. For example, beef band time, I realized I cannot go up on stage and talk about cow. Agreed. So I started talking about I'll start a religion, and then I made fun of that religion. My religion was ki be kind to animals, help the poor, and no bhindi. And my point was ki in 100 years it will become all about bhindi. And somebody in live show really got angry with this, you know. I like bhindi, why is he joking about bhindi? What's wrong with bhindi? And I was saying, like, you know, you like bhindi, but, you know, there's no fan of bhindi. Like, there's no Scorpios saying, you know, bhindi till I die, and, you know, babe, booze, and bhindi. Nobody likes bhindi. But that was nice because then I realized, uske baad ki people will get angry anyway. Anyways. उसके बाद निकल गई हिचक. अगर भिंडी पे गुस्सा हो रहे हो लोग, तो मैं क्या censorship करूँ यार? फिर तो आपको गुस्सा हो नहीं है. So I'm saying more and more censorship will happen. I hate it when people say America में ये हो रहा है. This is not the same country at all. The legal laws are different. You can be, you know, you don't want to fight a case for 20 years. Yeah. Period. I'm writing a roast of Amit Shah and on Ambani. But first I write, I'm deeply sorry. I prepared that because I'll have to read it out. I know I'll have to And show it to a lawyer maybe. I'll have to. But nice thing about if you roast Ambani, no, they have 1,000 lawyers. They'll all watch the video 100 times. That's 1 lakh views just on the day one. That's my strategy. Okay. Now, guys, I mean, I can carry on with this. This is my life. मैं तो ये सुबह शाम करता हूँ. मैं तो मेरे पास तो बहुत और सवाल हैं, including the fact is that how do you safeguard yourself? But I just want to see a raise of hands and if you have questions, because I can carry on. But if you have any questions, then shoot it. Otherwise, I'll carry on. ठीक है? अभी नहीं है? कोई बात. Fair enough. So we'll let that flow. सर ये जो बात किया था, क्योंकि यही सबसे आज अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा चैलेंज क्या है, तो ना मैं तो सटायर करता हूँ, छोटी सी कंपनी है, 3-4 लोग हैं, मेरा तो बस होता है जीएसटी भरना एक चैलेंज होता है और सरकार चैलेंज है, और तो मुझे कोई डर नहीं लगता है. तो आज के डेट में एक हास्य कवि, एक सटायरिस्ट या एक कॉमेडियन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हंसाना किसी को चैलेंज है या और कुछ? व्यंग मेरे लिए सामाजिक चेतना और व्यवस्था परिवर्तन का हथियार है. मेरा उद्देश्य हंसाना है ही नहीं. मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूँ. 2014 से पहले ये चीज़ें नहीं थी. वो लोग क्या, थोड़ी सी उनकी तैयारी ज़्यादा थी, पढ़े लिखे थे, भीतर से थोड़े उदार थे. जैसे वाजपेयी जी के यहाँ भी हमें कवि सम्मेलन किए, 3 बार सरकार बनी और बहुमत नहीं मिला. तो हम लोग मजाक करते थे, यार जिसको बहू नहीं मिली उसको बहुमत कैसे मिलेगा. और वाजपेयी जी ठहाका लगाते थे. अभी वैसे मैंने एक कवि सम्मेलन में कह दिया कि जैसे मोदी जी ने कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है. मैं कहा भाई शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता. इस पे गालियां आना शुरू हो गई. लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने व्यंग किया है और सामने से किसी ने जूता नहीं निकाला तो फिर आपका व्यंग करना ही बेकार है. मुझे गाली पड़ती है तो मैं समझ जाता हूँ जिस बात के लिए लिखा था वहाँ पहुँच गया. हाँ, मैं 2 लघु कथाएं आपको सुना दूँ जो मैं लिखता हूँ, उसके बाद तो सवाल जवाब होंगे, वो कोई नहीं जैसा. मैं प्रोज सुनाता हूँ. नहीं, मैं पकड़ता हूँ. जैसे मीडिया को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं. मैं टीवी की बात नहीं करूँगा. टेलीविज़न तो अगर 47 के पहले होता तो मेरा मानना है देश आज तक आज़ाद नहीं होता. अखबार. मुंह अंधेरे ज्यों ही होकर ने अखबार फेंका, मैंने उससे टोका, भाई मेरे इसे यूं मत फेंका कर, ये अखबार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ. वह बोला बाबूजी, जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप भी इसे यूं ही फेंकोगे. ग्लोबलाइजेशन. महल के मुख्य द्वार की दिशा में
अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। ये ताजा है। तमाशेबाज राजा। ध्यान से सुनना। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। अब इसका समापन देखना आप। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। दरअसल मेरी ये मान्यता है कि कला जो है वो मैसेज नहीं देती, वो संदेश नहीं देती, दृष्टि देती है। दिशा नहीं देती, दृष्टि देती है। आप में चीज़ों के समझने का नजरिया पैदा होता है, उसके बाद रास्ता आप खुद देखते हैं किधर जाना है। सदाचार। अभी अमेरिका की और तमाम तरह की बातें करते हैं लोग। हर देश का अपना एक इतिहास है, भूगोल है, वहाँ की समझ है, कानून है। वैसे हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से आज हज़ारों किलोमीटर आगे है, ये मेरा मानना है। अमेरिका के लोग बेचारे क्या जाने कि बिजली आने का सुख क्या होता है। ये इसी देश में है, छूट के आदमी गाड़ी चलाते समय स्पीड ब्रेकर भी आ जाए तो हॉर्न बजाता है। इसलिए अपने को अपने देश की बात करनी चाहिए। व्यंग्यकार समय की समीक्षा करता है। एक मेरे व्यंग का टुकड़ा कहीं YouTube पे आपने सुना होगा कि गर्व की बात है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। ये एक लघु कथा मैं आपको सुना देता हूँ। एक तरह से ये हिंदुस्तान का DNA समझिए। परसाई जी ने कहा है कि हम हिंदुस्तानी लोग काम शुरू करने से पहले सोचने लगते हैं कि इसमें बेईमानी कहाँ करनी। सदाचार। पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में, पानी के महकमे में। दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपने अपने नए मकान बनवाए हैं। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक पिता घूस नहीं देगा, बेटा उसके यहाँ नल नहीं लगने देगा। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे 1000 होती हो,
लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही परस्पर रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। Awesome. So, it's very clear that, या तो ह्यूमर हो या तो व्यंग हो। सो रवीश का एग्जाम्पल अगर हम लें, जब हम किसी और कैरेक्टर में ढल जाते हैं वो बहुत फेमस हो जाता है। मैंने ऐसे ही एक्चुअली क्या होता था, मैं अपने ट्वीट्स को फुल प्रूफ करने की कोशिश करता था, तो मैंने कहा उधर जाके देखता हूँ कि भैया देखो कहीं अटैक ना हो जाए, तो उधर जाते जाते एक कैरेक्टर आ गया भक्त बैनर्जी, तो वो फिर भक्त की तरह बात करता है, भक्त की तरह उसका लॉजिक गेट्स उसी तरह काम करता है। एंड आज मुझे ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भक्त बैनर्जी को लाओ, राइट हमें उससे मिलना है, तुम हट जाओ यहाँ से साइड से। सो वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ भी इन टर्म्स ऑफ रवीश? जी बिल्कुल, वही एम भी वही था कि क्योंकि मैं रवीश की रिपोर्ट जब देखता था, जो उनका शो है, तो उसमें ही मुझे लगता था कि यार इसमें तो अपने आप में एक सटायर है। वो काफ़ी ऐसे चुटकुले लेते थे, जोक्स लेते थे और काफ़ी अच्छा सटायर लेते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत पहले आती है जो हमारा TVF में राइटिंग का रूल है, जो हमारा समझ में आया हमें कि इफ़ यू राइटिंग अ पैरोडी ऑफ अ फनी कैरेक्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अगर हेरा फेरी ऐसी फिल्म की पैरोडी या अंदाज अपना फिल्म की पैरोडी बनाने जाएंगे तो आप फेल होंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक फ़नी फिल्म है। अंदाज अपना या हेरा फेरी अपने आप में एक पैरोडी फिल्म है। तो आप इन फिल्मों को अगर जाएंगे फ़नी करने कुछ पैरोडी फॉर्म में, तो गलत हो जाएगा। तो और अगर आप बाहुबली या दंगल को करेंगे पैरोडी, तो वो वर्क करता है, क्योंकि वो फ़नी फिल्में नहीं है। तो यही रूल हमारा, ये एक बेस था TVF का, कि राइटिंग का बेस ये कि हमने TMO बनाया था, मेकिंग ऑफ, एक सीरीज़ है हमारी। अगर आप, वो काफ़ी अच्छा सटायर है, वो पॉलिटिकल सटायर नहीं है, बट वो बॉलीवुड, क्रिकेट, सब पे सटायर है कि हाउ टू बी अ स्टार सन, वो सटायर है। TMO इज़ अ सीरीज़। तो वो हमारा बेस था कि हमेशा अगर सटायर करना है तो एक कैरेक्टर को लेके करो, तो वो जो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, वो कोई भी बात हो, मतलब एक अगर आप पैरोडी बना देंगे उसके इर्द गिर्द, तो वो वर्क करने लगता है। जैसे मैंने एक बात कही थी अभी, मेरे एक ऐसी ख्याल आया था, तो मैंने लिख दिया था कि आज के ज़माने में अगर हिरण्यकश्यप जिंदा होता, जो असुर किंग था, तो वो क्या वरदान मांगता ब्रह्मा से। तो उसका वरदान कुछ ऐसा होता कि न मैं नमाज़े वक्त मरूँ, न मंदिरों की भगदड़ में, न बम्बई के फुटपाथ में मरूँ, न बम्बई के ब्रिजों में, न अस्पताल में मरूँ यूपी के, न मैं मरूँ किसी न्यूजीलैंड या लंका की मॉस्क में, ना मैं सड़क पे मरूँ, ना मैं किसी फैक्ट्री के मलबे में दब के मरूँ। तो आज के ज़माने में जहाँ भी जिस तरह की मौतें हो रही हैं, आपने उसको बोल दिया, बट आपने कहा कि अगर हिरण्यकश्यप अगर आज होता जिंदा, तो वो ये नहीं मांगता ना सुबह मरूँ ना शाम मरूँ, जो उसने वरदान मांगा था। तो आज एक असुर किंग भी ऐसे वरदान मांगता, क्योंकि इस तरह की ना जय श्री राम बोल के मरूँ, ना अल्लाह अकबर बोल के मरूँ, तो वाली चीज़ है। तो हमेशा ये रूल रहा है कि यार आप पैरोडी कैरेक्टर बना के अगर कुछ कहना चाहते हैं, व्यंग कहना चाहते हैं, तो वो हमेशा वर्क करता है, क्योंकि एक रियलिटी जो है ना सुनने वाले की, वो थोड़ी वो हटा के सुनता है, वो अलग पर्सपेक्टिव सुनता है। चलो फ़न के लिए सुन लेते हैं, एक बंदा मिमिक्री कर रहा है, तो फिर वो सुन भी जाता है और उससे हंसी भी आ जाती है, और वो उतना सीरियसली लेता नहीं उस चीज़ को। तो वही अच्छी बात है। आप ज़्यादा सीरियसली लेना होगे ना उस चीज़ को, आप एज अ ह्यूमन बीइंग सीरियसली लेते हो बंदे को। वो बंदा जब रवीश कुमार बन के आता है, तो आप हंसते हो, हंसी हंसी में आपको समझ में आ जाती है चीज़ें, और आप शायद उस चीज़ पर इतना नाराज़ नहीं होते हो। तो वही एम रहा है। ये सवाल थोड़ा मैं अपने जानकारी के लिए भी जानना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स द ग्रोथ ऑफ सटायर और हास्य व्यंग के लिए भी जानना चाहता हूँ, और कोई भी इसको आंसर कर सकता है या सब आंसर कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूट्यूब में नया प्रॉब्लम अब शुरू होने लगा है। अमेरिका में ऑलरेडी हो रहा था, अब इंडिया में भी होने लगा है, कि जहां उनको दिखता है कि ज़्यादा मामला सीरियस है या पॉलिटिकल है या थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो वो कहते हैं आपका एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है वीडियो, हम इस पे एड्स नहीं चलने देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, एड्स मत चलने तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो बताते नहीं है कि जो उनका वीडियो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होता है, तो वो दिखाना भी कम कर देते, वो डाउनग्रेड हो जाता है। इस इंडिया में जहां लोगों को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते सटायर, एडवर्टाइजर्स हाथ नहीं लगाना चाहते सटायर को, अरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी सटायर से थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है। उस इंडिया में सटायर क्या फाइनेंशियली वायबल है कि आप अपना जीवन, आप अपना टाइम, आप अपना एफर्ट, आप अपना करियर सटायर में लगा सको? एनीबडी कैन टेक दैट, या सब बोल सकते हैं? Who wants to go first? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि मैं कई बार रवीश बनाने के लिए, ब्रांड के लिए हम लोग पिच करते हैं कि इस पर कोई ब्रांड आ जाए तो सस्ते बन जाएगा। तो हमारा एक बेसिक है, वो बिजनेस मॉडल है कि अगर रवीश बनाया इसीलिए तरह गया है कि सस्ता बने,
तो मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, मैं किसी ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो इतना सस्ता है, हमारे अंदर के एक्टर होते हैं, हमारे अंदर के राइटर होते हैं, एक कैमरा होता है, एक लाइट होती है, और कोई तामझाम होता नहीं एक्स्ट्रा। जो आप एक नॉर्मल स्केच बनता है अगर TVF में या कहीं भी, तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। रवीश का खर्चा बहुत मिनिमल है। एक वन शॉट होता है, उसमें एंगल्स नहीं लगते हैं, आप देखोगे तो वन शॉट में पूरा होता है कि कैमरा फॉलो कर रहा है, 6 घंटे में शूट खत्म हो जाता है। इट्स लाइक अ हाफ शिफ्ट। तो ये सारी बिजनेस चीज़ें हमने ध्यान में रख के बनाया कि अगर सटायर कहना है तो सस्ता कहो अगर महंगा सटायर कहने जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। तो हमने वो एक कॉन्शियस एफर्ट था कि सस्ता बनाना है, ताकि किसी भी ब्रांड पे, किसी भी फिनेंशियल आउटपुट हमको डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो हमने कॉन्शियस कॉल लिया था, तो ये प्लान वे में किया था ये सब। I mean, there's no secret. Corporate gigs में अब clearly बोला जाता है comedians को कि बस politics से दूर रहो. So then, if I'm a comedian who does politics, if I'm a stand-up guy who's doing politics, am I limiting my career? Prakash, And the money? Two things I like to say are how we criticize, say, different TV channels. They're all going for TRP. So number of views is not really a main push for a lot of comics. It's never-ending spiral of merchandising, advertisement, and views. Number of views that will happen. And secondly, times will keep changing. What's working now will not work in 6 months. YouTube will change something. Government will change something. So one has to adapt. This will keep happening. If you want to do political jokes, I think you will say no to a lot of corporate opportunities too. If you really So what my point is, there is a believe in cost to that. pay, right? And no, it's not really a cost. It's a decision you're making. That once you say, okay, screw politics. When you say screw money, it's not that difficult a choice. Okay. I think times will keep changing. I mean, Kabir Singh, for example, nobody thought 10 years back somebody will be making a movie like Kabir Singh, but slapping, if you love somebody, slap somebody. It's like if you lynch somebody out on the road, that's You just love them. public display of affection. That's all it is. It wasn't, 5 years back, it wasn't there. So YouTube will keep changing. I don't think comics really worry that much about number of views and money because it's never ending. It's not YouTube, it's the government, otherwise it's be some advertiser, some sponsor. How far you want to go here? So हास्य कवि सम्मेलनों में भी ये प्रॉब्लम अब आई है कि आपको बोला गया है कि ये टॉपिक करो मत करो, ऐसा कुछ हुआ है, या आप यू हैव नॉट बीन टच्ड बाय दिस? आती है। अभी 2014 से पहले ऐसा नहीं था, अभी भी इतना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कह देते हैं लोग बाग कि साहब इन विषयों से बचना, ये मत बोलना। वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं से दबाव रहता है। 1-2 मौके ऐसे भी आए कि भीड़ में से कोई खड़ा हो गया, लेकिन हम लोग क्या कि लाइव परफॉर्म करते हैं तो उन चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। कोई ऐसी मजाक की बात कह देंगे कि तमाम भीड़ हमारे साथ हो जाएगी, उसको बैठना पड़ेगा। और दूसरा, उस समय आप तनाव में ना आए, दबाव में ना आए, अपना काम करते रहें। और कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको तैयार रखनी चाहिए कि ऐसी चुनौतियां आती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए। जैसे 23 मई को चुनावों के परिणाम आना शुरू हुए तो मेरी इमेज लोगों ने ऐसी बना रखी है कवियों की, मैं मोदी विरोधी हूँ। अगर मैं ये भी कह दूं कि मोदी जी अपने काम के दम पे दोबारा जीते हैं तो लोग गालियां देते हैं कि शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। तो मेरी इमेज ऐसी बना दी। मैं सच बताऊं, एक गुजरात से फ़ोन आया मेरे पास 23 मई को, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं समझ गया, मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। फिर उसने दूसरी बात कही, बोले फिर जीत गए मोदी जी। मैंने कहा अच्छा है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो सामने जो चीज़ है उससे आप निपटते कैसे, उस समय पेशेंस रखना पड़ता है। सोशल मीडिया के खतरे हैं क्योंकि उसकी चाबी किसी और के पास रहती है। यूट्यूब खुद ही कह देगा अब हमारे यहाँ तो है नहीं, तो लाइव करो तो चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं। और देखो खतरे और ये सब तो चलते रहेंगे, अपना काम भी करते रहना चाहिए। ऑडियंस, अंग्रेजी जो ऑडियंस है पैसा उसके पास ज़्यादा है, लेकिन विस्तार और श्रोताओं की जो संख्या है वो हिंदी और उर्दू में ज़्यादा है। तो काम तो कभी खत्म नहीं होगा और व्यंग कभी खत्म नहीं होगा। कोशिश, मैं तो खैर यूट्यूब वगैरह इन सब का इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे लोग ही करते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हास्य व्यंग करते हैं, मेरी एक सलाह है कि उनको लाइव जो परफॉर्मेंस है ना उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
और उसमें दिक्कत क्या है कि जैसे 3 घंटे की आप रिकॉर्डिंग करके और डिजिटल के लिए 15-20 मिनट का निकालते हो, वहाँ ऐसी गुंजाइश नहीं है। वहाँ तो आपको जो कुछ करना है 15-20 मिनट में करना है। अगर वो कला और वो हुनर आपके पास आ गया, उसके बाद काम की कोई कमी नहीं। ये देश बहुत बढ़िया। अरे एक छोटी सी एक इंसिडेंट है। एक तो मेरा एक दोस्त है जो संघ समाज से था, संघी था। तो अब मैं भी बचपन में गया हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ही, मैं आरएसएस में गया, मेरे पिताजी के साथ जाता था, तो जो व्यायाम होते थे, लाठी, वो सब सीखा है मैंने, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो उसका फ़ोन आया, बहुत अननोन नंबर से एक दिन फ़ोन आया। उसने देखा होगा रवीश कुमार, हमने एक और किया था इफ़ पॉलिटिशियंस पर, एक हमारा छोटा स्केच था, इसमें मैं योगी आदित्यनाथ बनता हूँ क्योंकि मैं गंजा हूँ इसलिए। तो नहीं, मेरा साथ बहुत ईजी है, जैसे मैं गंजा हूँ, अगर कोई बोला अरे तुम रवीश करते हो ना, नहीं मैं तो योगी जी हूँ, तो मैं तुरंत बच जाता हूँ, मैं गंजा भी हूँ और विक भी है, दोनों हैं बस। तो उसका फ़ोन आया, बोले अरे तुम्हारा देखा यार, मैं रवीश कुमार, क्या सही करते हो यार, तुम योगी जी भी किए, सही करते हो, कहाँ रहते हो आजकल? बॉम्बे में। तो मेरे अंदर डर बैठा हुआ, यार मुझे जानता हूँ यार, ये थोड़ा है वैसा वाला आदमी, कहीं ये मैं एड्रेस मुझे मारने के लिए तो नहीं पूछ रहा हूँ, लाउड स्पीकर इसने लगा रखा हो कि मैं जैसी अंधेरी वेस्ट बोलूँ और ये आ जाए घर में। मैं यार गोरेगांव में रहता हूँ यार। तो मैंने आज तक सही एड्रेस नहीं बताया, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हूँ कि वो जेन्युइनली एज अ फैन फ़ोन करके मुझसे पूछा है कि वाकई में मैं एड्रेस पूछना चाहता था। तो मैं आज तक श्योर नहीं हूँ, तो मैंने उसको पता बताया नहीं है सर। वैसे मैंने उसको कह दो आप मदर टेरेसा क्रेसेंट में रहते हो, प्रेसिडेंशियल एस्टेट। Okay, so I have a question. yeah. Where do you live? आई लिव इन अंधेरी वेस्ट, और अंधेरी वेस्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ढूंढ लीजिएगा। When you were saying ना कि वो मांगेगा ना सड़क पे मरूं ना घर पे, तभी सलमान खान ने पेमेंट पे चढ़ाई वो। हाँ, हिरण्या कश्यप की लिस्ट बहुत लंबी है, पुराने वाले वरदाने बहुत छोटी थी, अभी तो बहुत लंबी हो जाएगी सर। Okay. Any questions or I'll just have ending comments? डरना तो वैसे भी नहीं है भाई, इनको 37% वोट मिले, 63% जनता तो अलग है, वो तो विपक्ष में है, तो घबराना किस बात का है? विपक्ष पार्टी नहीं है लेकिन विपक्ष। Okay, I have hardly any time, but I see one or two and I always would like a question. Go ahead. कोई बात नहीं, हम stretch कर देंगे. I'll get beaten up. हाय, माय क्वेश्चन इज मेनली टू संपत सर। सर आपने कहा कि जो श्रोता हैं वो उर्दू और हिंदी में ज़्यादा है, लेकिन ये हमने देखा है जनरली जो हिंदी की कॉमेडी ज़्यादा है वो स्लैपस्टिक ह्यूमर ज़्यादा है, उसमें नुआंस सटायर कम है। तो ये सप्लाई की वजह से कमी है, डिमांड की वजह से कमी है? क्योंकि अगर हम शो देखते हैं कपिल जैसा, उसका ह्यूमर इज़ डिफरेंट। अब सटायर जो एक्चुअली है, जैसा आप करते हैं, जो नुआंस सटायर होता है, जो मतलब वो होता है ना बातें कसने वाला या ताने मारने वाला, जो कि एक्चुअली एक नई चीज़ लेकर आता है, तो वो डिमांड की वजह से है या डिमांड की कमी की वजह से, सप्लाई की कमी की वजह से? नहीं, जो कपिल शर्मा जी का आपने उदाहरण दिया वो तो डिजिटल का ही हो गया, वो लाइव परफॉर्म वैसा कर नहीं पाते हैं, लाइव परफॉर्म करना अलग है। और उर्दू और हिंदी में निश्चित रूप से बड़ा विस्तार है ऑडियंस का। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में कम से कम 50 कवि सम्मेलन और मुशायरे कहीं न कहीं हो रहे होंगे छोटी मोटी जगह पे। शादी ब्याह, जन्मदिन, रोटरी, लॉयंस क्लब और तमाम क्लब कल्चर के अलावा भी नगर पालिका, पशु मेले और सरकार के और निजी, उर्दू बहुत विस्तार है, करोड़ों लोग जुड़े हैं इससे। मेन स्ट्रीम नहीं कर पाया है अभी तक। यही एक ऐसा जादू है जिसमें मेन स्ट्रीम कर भी नहीं पाया और जरूरत भी नहीं है। देश में जितने करने वाले जो आयोजक लोग हैं, तमाम कवियों के, शायरों के फ़ोन नंबर और सबका और सब सारा सेटअप है। यही एक ऐसा जादू है कि कवियों को, शायरों को मीडिया की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो कवि और शायर घर बैठे हैं जो टेलीविज़न पे आ रहे हैं। बोले यार इनको तो सुनते रहते हैं, छोड़ो अब देख लिया। So let मौका मिले जी, आपको कभी अगर मौका मिले कि ये छोड़ दो और कपिल जैसा शो करो, तो क्या करोगे आप? मैं कभी भी असफल होने के लिए मेहनत नहीं करता हूँ। देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कवि सम्मेलन और मुशायरे में और वैसे शो में एक अंतर है। कवि सम्मेलन, मुशायरे में हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। वहाँ तो पिता भी अपनी बेटी को लेके आया है, माँ भी अपने बेटे के साथ आई है और भाई बहन भी बैठे हैं, तो हमें सारी मर्यादाएं और सब चीज़ें देखनी रहती हैं। वो उनका भी एक अच्छा काम है, वो अपना कर रहे हैं, हम लोगों का एक अलग काम है, वो भी सब कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और हाँ जी, So when you're looking at mainstream media or looking at being on the mainstream like Kapil Sharma,
what he's saying is what is mainstream, what he's doing, or one television show. Yes, it's all over the television, but he's all over India. So when you look at the rural India versus the urban India, or, you know, so I mean, Kapil Sharma does very populist stuff and stuff very light, like he says halka, not halka phulka, you know. So I would contend he's the mainstream. He's the real India. True, true. Okay, one more question before. वैसे भी मुझे पूछा था किसी ने, मैं एक निवेदन कर दूं कि जगह घेरना और जगह बनाना दो अलग बातें हैं। मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कितना पैसा चाहिए आदमी को, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, वो हम हमारा निर्वहन कर रहे हैं। No, this is true. Once you kind of accept that I'm never gonna be rich or famous, there's a lot of freedom there. Then no, seriously, I am gonna be a failure in terms of money. Then I don't give a damn, really. I can say whatever. YouTube can take me down. If I can perform for 20 people, see, how will they punish me? I'm performing for 20 people anyway. You know, what's the worst which can happen? So, Okay, last question. Go ahead. Yeah, hi. My question is for Rajneesh. Now, since you have said it out in open that you're working on a piece on Amit Shah, do you believe that... Which might not have been a great idea. But Yes. So, yeah, this is where my question comes in. Do you think that in the coming times, you know, like authors and activists and everyone, do you think stand-up comedians can be slapped with sedition? yeah, why not? I mean, who cannot be? And while working on your piece, are you also looking at the legalities around it, by any chance? I told you I've done my legal work. First thing I did was wrote my apology, and I practiced how to look sad on camera. Look, I'll be honest. Comics, I started with this. Please don't look up to comics to give you, truth. We're not talking to anybody in power. Moment the danda comes, everybody's gonna back out. Okay. The thing with comics is we're not really grown up fully. There's a small child inside. You know, the adult is saying, "Pagal ho gaya, Amit Shah ke upar likh raha hai," but the child is saying, "Karke dekh, maza aayega, maza aayega." You know, I know this guy is right. But the whole fun is roast of Amit Shah, and I can imagine he has a good sense of humor, and he'll like it, which may not happen. So that's where we are. We're not changing the word. We're just having fun in a childish way. And yeah, somebody will go to jail. They should go to jail. I mean, I'm cool with that. As long as it's going to go to jail for a few days, वो अच्छी strategy है. Followers बढ़ जाएंगे. My only hope is they put me next to Varun Grover so we can keep talking. बातें करते रहेंगे. Guys, before we wrap it up, I always say that satire में एक deeper point होता है, and my deeper point, and I think I would reflect the sentiments of all the gentlemen and the lady on the panel, is that the worst feeling that I get is जब मुझे कोई कहता है, वाह तेरा वीडियो देखा, very brave of you. Talent नहीं, very brave of you. मैंने मजा आया नहीं, उससे पहले very brave of you. तुम कर कैसे लेते हो? तो भाई मेरे टैलेंट के बारे में कुछ कह दो, या मैंने दो चार जो फैक्ट्स रखे उसके बारे में कुछ कह दो, सबसे जो कॉमन कमेंट आता है वेरी ब्रेव, और तुम कर कैसे रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है. नो प्रॉब्लम है, आज हम डर के मारे ही नहीं बोल रहे हैं. हम कमेंट नहीं करेंगे, हम किसी को चेक नहीं करेंगे, कोई बिगेटरी फैला रहा है, कोई झूठ फैला रहा है, हम क्यों पढ़े? अपना क्या है, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है. द प्रॉब्लम इज द थिंग इज दैट आप लोग जब चुप रहोगे, द गाइज हु आर हियर, गाइज आई माइट नॉट हैव बीन सो कि टाइम निकाल के, स्पेस निकाल के, माइंड स्पेस निकाल के, अरे मैं मॉल में पड़ा रहता, पिक्चर देखता. द फैक्ट इज दैट यू गाइज आर हियर, दैट मीन्स यू केयर, दैट मीन्स यू वांट मोर नॉलेज, दैट मीन्स यू आर अबव द एवरेज जो. My only request to all of you is that don't let the fear of being censured or somebody coming and abusing you stop you from venting what is the truth. I am also not saying that go on a war, but सच कम से कम बोल दो, और लोगों को झूठ बोलने से, स्प्रेड करने से कम से कम उनको रोक दो. जब डंडा आएगा तो चुप हो जाना, and I agree with him. जब डंडा आएगा तो मैं भी चुप हो जाऊंगा. मैंने कोई बेड़ा लेकर नहीं रखा है कि देश बदलना है. I am a satirist. I do it because I enjoy it. I am not here to change the country, but I will continue to do it as long as I physically can, or somebody slaps me with a case. और तब होगा, मैं भी सॉरी बोल के, मैं भी फिर लॉयर के चक्कर काटूंगा, मेरे एपिसोड्स बंद हो जाएंगे. Yeah, the challenge I throw to people, if my Patreon supporters, YouTube has already demonetized me, if my Patreon supporters, I'm 100% crowdfunded, if they stop, I will stop. I tell them on their face, you deserve the media and you deserve the people that you choose. So please, please, please choose better media
न्यूज लॉन्ड्री का प्लग कर देता हूं, पे फॉर द न्यूज टू कीप इट फ्री, डोंट बी अ मुफतखोर, एंड यू नो चूज वेल. बाकी फाइनल वर्ड? बाकी भेस बदल के कॉमेडी करना तो भेस बदल के कॉमेडी करेंगे. मैं भी भक्त बैनर्जी और करूंगा मैं. वो तो है ही. Yeah, also, don't think comics are brave. You're not Martin Luther King. They're the brave people. You know, people with long beard who carry non-veg in trains. They're brave. Yeah. We are not brave. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much.